देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर लगातार जारी है और लखनऊ, कानपुर, आगरा की बात करें तो यहां पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, बरेली में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर में भी कोहरा छाया। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई में भी घना कोहरा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का अब अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। ठंड का सितम भी बढ़ता जा रहा है। AQI की बात करें अगर दिल्ली एनसीआर में, वो खतरनाक स्तर पर लगातार बना हुआ है, तो दूसरी तरफ स्मॉग की वजह से लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन इस वक्त देश का उत्तरी हिस्सा कोहरे की सफेद चादर से ढका हुआ है। ये मथुरा, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आपके सामने। रात में कैसे घना कोहरा छाया रहा। हालांकि इसके पहले IMD की तरफ से घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई थी। गाजियाबाद और दिल्ली की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ब्रेक लग गया है। यहां पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई जगह पर कोहरे की वजह से ट्रैफिक जैम की भी जो समस्या है वो आ रही है और लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट, अपनी गाड़ियों की पार्किंग लाइट्स और फॉग लाइट्स जलाकर ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियातन सभी को धीरे धीरे गाड़ी चलाने की सलाह भी दी जा रही है। ये 4 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की आपके सामने। राजस्थान से आग की डरावनी तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा दें उदयपुर की, जहां पर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई और उसके बाद गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। इस वजह से नेशनल हाईवे पर एक लंबा जाम भी लग गया। तस्वीरें ऐसी जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक टैंकर डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी लेन में घुस आया। तभी सामने से आ रहा कंटेनर उससे जा भिड़ा, जिसके बाद दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हर तरफ धुआं फैल गया। वो तो भला हो ग्रामीणों का, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों को किसी तरह बाहर निकाला। गंभीर रूप से जख्मी ड्राइवरों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद नेशनल हाईवे चालू हो सका। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुए प्यार का खौफनाक अंत सामने आया है। मंगलवार को गोरखपुर से आई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। संदीप और ममता यादव की मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ममता पेशे से सिविल इंजीनियर थी और पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप भी शादीशुदा था। कुछ महीनों पहले उसे शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन अफेयर की वजह से शादी टूट गई। संदीप अब ममता से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि संदीप उसे छोड़े। बीते 15 दिसंबर रात करीब 1 बजे ममता बाराबंकी अपने प्रेमी संदीप यादव से मिलने उसके घर पहुंची, लेकिन ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर को उसी घर में ममता की लाश मिली। शुरुआत में संदीप ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में संदीप का पूरा परिवार शामिल था। सभी ने ममता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, उसके बाद शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। महिला थी जो उसकी परिचित पहले से दोस्त थे और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे उसके यहाँ साथ में इसके साथ रहने आ गई थी और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में परिवारजनों हत्या कर दी। मौका वारदात से अब भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ममता का बैग और फोन अब तक बरामद नहीं हो सका है। वहीं संदीप के मां बाप भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अभिनेत्री नोरा फतेही कार हादसे में घायल हो गई है। नशे में धुत एक ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। मुंबई में कॉन्सर्ट में जाते समय यह हादसा हुआ है। टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अभिनेत्री नोरा फतेही कार हादसे में घायल हो गई। बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि नशे में धुत था ड्राइवर जिसने नोरा फतेही की कार को टक्कर मारी है। मुंबई में कॉन्सर्ट में जाते समय यह हादसा हुआ। टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ और आगे की जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर गंभीर आरोप लगाए। अंकित दीवान नाम के यात्री ने दावा किया कि उनके साथ पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने मारपीट की। सोशल मीडिया पर आई इन तस्वीरों के बाद मामले ने तूल पकड़ा। पीड़ित यात्री का दावा है कि उनकी 7 साल की बेटी के सामने उन्हें पीटा गया।
यात्री अंकित दीवान ने अपने खून से लथपथ एक फोटो भी शेयर की और पूरी आपबीती बताई। यात्री अंकित दीवान का आरोप है कि वो सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में खड़े थे, तभी कैप्टन वीरेंद्र ने लाइन तोड़ी और कैप्टन वीरेंद्र को जब लाइन में पीछे लगने को कहा गया तो उन्होंने हमला कर दिया। पीड़ित यात्री अंकित दीवान ने डीजीसीए, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को अपनी लहूलुहान तस्वीरें शेयर कर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद आरोपी पायलट को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वत लेने के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली, श्रीगंगानगर, बेंगलुरु में सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की है और जम्मू कश्मीर समेत कई स्थानों पर यह छापामार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के घर से 2 करोड़ 23 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर में अधिकारी के घर से 10 लाख रुपए मिले हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार की पत्नी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है और दीपक कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार कर लिए गए। रिश्वत लेने के आरोप में लेफ्टिनेंट की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। आगे की जो कार्रवाई है, जांच वो की जा रही है। सीबीआई ने कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई की थी। पाकिस्तान में छिपे हिजबुल सरगना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। आतंकी सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में छिपे हिजबुल के सरगना के खिलाफ दरअसल ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आतंकी सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एनआईए की स्पेशल सेल कोर्ट ने ये गैर जमानती वारंट जारी किया। तेलंगाना की अब बात कर लेते हैं, जाके निर्मल जिले से एक गांव में सरपंच ने बंदरों को भगाने की ऐसी तरकीब निकाली है जिससे न सिर्फ बंदर भाग खड़े हुए बल्कि ये तरकीब सोशल मीडिया पर भी अब चर्चा का विषय बन गई है। सरपंच ने भालू की पोशाक और मुखौटा मंगाया, फिर इसे पहनकर बंदरों के बीच पहुंच गया। वहीं भालू बने सरपंच को देख बंदरों में अफरा तफरी मच गई और डर कर भागते नजर आए। तस्वीरें निर्मल जिले के लिंगापुर गांव की है। यहां लंबे समय से बंदरों ने डेरा डाल रखा है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। ऐसे में गांव के सरपंच कुमारी रंजीत को यह अनोखी तरकीब सूझी, जिनकी कोशिश से बंदर डरकर भाग रहे हैं और ग्रामीणों को बंदरों के आतंक से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है। सांप और नेवले की दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लोग उस वक्त दंग रह गए जब एक नेवले ने महिला पर अटैक कर दिया। घटना का हैरान कर देने वाला वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। महिला दरवाजे पर खड़ी थी, तभी नेवले ने हमला कर दिया। महिला यहां वहां भागी, लेकिन नेवले ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। नेवले ने कई बार हमला किया। एक युवक ने नेवले पर पत्थर से वार किया, तब जाकर नेवला भागा। इसके बाद तो चीख पुकार सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो ईंट पत्थर और डंडे लेकर नेवले को मारने निकल आए। कुछ देर की मशक्कत के बाद एक शख्स ने नेवले को पकड़ लिया, लेकिन उसके चंगुल से छूटकर नेवला फिर भाग गया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कोडीन कफ सिरप मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी ने शुक्रवार को कफ सिरप मामले पर अखिलेश यादव पर इशारों में हमला बोला। कल मीडिया से बातचीत करते हुए योगी ने शायराना अंदाज में तंज कसा था। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी उसी अंदाज में योगी को जवाब दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। अखिलेश ने सीएम योगी के तस्वीरों वाले बयान पर भी पलटवार किया। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें, मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तो उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो कालीन भैया हो या कोडीन भैया। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के सिद्धार्थनगर में एक महिला चोर ने दिन दहाड़े गल्ला लूट लिया। चोरी के लिए वो मुंह छिपाकर पहुंची और कुछ मिनटों के अंदर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। मुंह पर दुपट्टा बांधकर शातिर चोरनी मेडिकल स्टोर के अंदर घुसी। काउंटर पर कोई मौजूद नहीं था। चोरनी काउंटर पर चढ़कर बैठ गई, फिर उसने बाहर झांका
और जब लगा कि कोई आ नहीं रहा तो गल्ले का दराज खोला और उसमें से पैसे चुराने लगी। चोरी करने आई लड़की ने दोबारा बाहर देखा और फिर दूसरा दराज खोला और उसमें से भी गड्डियां निकाली और फरार हो गई। मेडिकल स्टोर का मालिक कुछ काम से दुकान के पीछे बने अपने मकान में गया था, तभी इस शातिर चोरनी ने कांड कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। नादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी थी। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा। इसके बाद पीएम ने फोन पर जनता को संबोधित किया और ममता पर चुन चुन कर वार किए। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। इसके बाद मोदी गुवाहाटी पहुंचे और गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही तो मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है। अपना भाषण शुरू करने से पहले पीएम ने लोगों से मोबाइल का टॉर्च जलाने की अपील की ताकि सभी जश्न का हिस्सा बन सकें। देखिए, शहर शहर खूंखार तेंदुए का कहर है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक तेंदुए के आतंक से लोग डरे हुए हैं। शिकार के चक्कर में भूखे तेंदुए रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं और लोगों की सांसें अटकी है। अंधेरे में तेंदुआ दबे पांव आया और सो रहे कुत्ते को दबोच दिया। कुत्ते की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। तेंदुए के हमले के आगे कुत्ता बेबस हो गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी के राजापुर इलाके की, जहां वन विभाग ने अब इस आदमखोर को पकड़ लिया, लेकिन इलाके में अभी भी खौफ कायम है। खूंखार जानवर की कुछ ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से भी आई, जहां वैजापुर तालुका में तेंदुआ पहुंचा तो था शिकार करने, लेकिन खुद कुएं में जा गिरा। कुएं के अंदर भी तेंदुआ ऐसे दहाड़ रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। तेंदुए को पकड़ने के लिए रस्सी के सहारे एक चारपाई कुएं में डाली गई, जिस पर वो बैठ गया और फिर वन विभाग ने उसे जंगल में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो तेंदुआ शिकार के चक्कर में जीसीएफ फैक्ट्री में पहुंच गया। रात के अंधेरे में तेंदुआ काफी देर तक इधर उधर कूदता रहा। कई दिन से इलाके में तेंदुआ घूम रहा है। इसकी वजह से फैक्ट्री और आसपास के लोग डरे हुए। वहीं मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर मैहर से एक भावुक कर देने वाला वीडियो आया है सामने। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने सड़क को सही करने के लिए मैहर विधायक से अपील की है। निवेदन है, हमारे घर के सामने वाली रोड बनवा दीजिए। मैं रहती हूँ रीवा रोड बाईपास मुक्ति धाम के पीछे। ये गुहार है मैहर के रहने वाले मासूम बच्चों की। सड़क टूटी हुई है, गाड़ियां निकल रही हैं और इतनी धूल उड़ती है कि अच्छा खासा नहा धोकर निकला व्यक्ति भी धूल से भर जाए। हालत इतनी खराब है कि धूल के कारण लोगों को खांसी आती है। इसीलिए अब मासूम बच्चे खुद वीडियो बनाकर मैहर के विधायक से गुहार लगा रहे हैं कि विधायक जी कृपा कीजिए, सड़क बनवा दीजिए। माननीय विधायक जी, मैहर आपसे निवेदन है, हमारे घर की सामने वाली रोड बनवा दीजिए। बहुत डस्ट धूल है। इसके कारण हम लोग बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। हमारे घर वाले नहीं भेजते हैं बाहर। जर्जर सड़क बनाने के लिए बच्चों की अपील का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो प्रशासन की उदासीनता पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पहले भी गांव वाले सड़क की बदहाली को लेकर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 5वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल प्रबंधन के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई, जिस वजह से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस छात्रा ने विरोध का एक अलग तरीका निकाल लिया। हुआ यूं कि बच्ची का दाखिला एक स्कूल में राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत हुआ, लेकिन छात्रा के घर वाले पिछले 2 साल से स्कूल वैन की फीस नहीं जमा कर रहे थे, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रा की वैन से स्कूल आने पर रोक लगा दी। नाराज छात्रा इसके बाद स्कूल वैन के सामने बैठ गई। इस दौरान उसके पिता भी साथ थे। छात्रा की जिद से रास्ते पर जाम लग गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसने किसी तरह समझा बुझाकर छात्रा को सड़क से हटाया। तब जाकर हालात सामान्य हुए।
और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के झांसी के मऊरानीपुर कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके में एक लकड़बग्घा दिखाई दिया और फिर किसानों की धड़कनें बढ़ गई। और ये तब है जब लकड़बग्घे का पैर कटीली तारों में बुरी तरह फंस गया था और वो काफी देर तक तारों से निकलने के लिए छटपटाता रहा, लेकिन किसान भी खौफ में थे कि कहीं लकड़बग्घा गांव में न घुस आए। किसानों की नजर लकड़बग्घे पर जैसे ही पड़ी, उन्होंने तुरंत वन विभाग को जानकारी दी। खेत किनारे लगे कटीले तारों में फंसे लकड़बग्घे का वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया और फिर जंगल में छोड़ दिया। और आइए अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर अजाक्स सम्मेलन से जुड़े विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिला IAS मीनाक्षी सिंह का जातिगत पहचान और सवर्ण समाज को पक्षपाती बताने वाला बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। तो बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी। मैडम देश की सबसे बड़ी परीक्षा UPSC क्लियर कर IAS अधिकारी बनी, लेकिन वायरल वीडियो में जिस तरह की बातें कह रही हैं वो किसी भी लिहाज से उन जैसे शिक्षित और जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से उचित नहीं कहा जा सकता। बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम ST समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समाज की, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। मैडम मीनाक्षी इतने में नहीं रुकी, आगे और भी बहुत कुछ बोली। आप देखते होंगे सवर्ण समाज को सरनेम देख देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवाद, ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। मीनाक्षी सिंह के इन बयानों पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। ST समुदाय, हमारी जाति क्या है। नुसरत परवीन को पटना में सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन नुसरत ज्वाइनिंग के लिए पहुंची ही नहीं और इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड आकर नौकरी करने का ऑफर दिया है। डॉक्टर नुसरत परवीन उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब CM नीतीश कुमार ने उनके चेहरे से हिजाब हटाया था। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई और फिर रात भी घिर आई, लेकिन हिजाब विवाद को लेकर सुर्खियों में आई नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंची। ज्वाइनिंग की तारीख निकल गई, समय निकल गया। डॉक्टर नुसरत को आज पटना में सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। मालूम है लास्ट डेट आज है 20 तारीख को। अब उनके ज्वाइन करने पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन 2 बजे तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो सर अगर आज डेट निकल जाता तो फिर क्या आगे हो सकती है ज्वाइनिंग? ये तो विभाग डिसीजन लेगा। अगर उन्होंने एक्सटेंड किया डेट तो हो सकता है। नियम कहता है कि डॉक्टर नुसरत को ज्वाइनिंग से पहले पटना के सिविल सर्जन ऑफिस में पहुंचना था, साइन करने थे। यहाँ कैंडिडेट का मेडिकल होता, उन्हें सरकारी नौकरी ज्वाइन करने का लेटर दिया जाता, उसके बाद जिस अस्पताल में ज्वाइनिंग होनी है होती, लेकिन सब इंतजार ही करते रहे, डॉक्टर नुसरत आई ही नहीं। राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर महफूजुर रहमान ने ये दावा किया था कि नुसरत परवीन पटना में ही है। महिला डॉक्टर नुसरत परवीन आज पटना का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पटना सदर सबलपुर, वहां ज्वाइन करेंगे, ऐसा प्रिंसिपल ने दावा किया था। लेकिन नुसरत परवीन जो है अब तक यहां पहुंची नहीं है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में जो है वो मौजूद हैं। पटना सदर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संबलपुर की हेल्थ मैनेजर अर्चना कह रही हैं कि उनके पास ज्वाइनिंग लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट में डॉक्टर नुसरत परवीन का भी नाम है, लेकिन यहाँ भी एक असमंजस ही दिखा। एक लिस्ट आया है जिसमें उनका नाम है। पहले वो DHS में ज्वाइन करेंगे, जिला स्वास्थ्य समिति सिविल सर्जन ऑफिस में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मेरे यहाँ आने की संभावना है। लेकिन आज वो आएंगी कि नहीं ये कोई जानकारी, हमें कोई जानकारी नहीं। हमें ये है कि हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे कि नहीं, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं। बिहार के CM नीतीश कुमार के डॉक्टर नुसरत का हिजाब खींचने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि सड़क से लेकर संसद तक नीतीश के खिलाफ विरोध की आवाज उठी। अगर उसको शौक होता फोटो खिंचाने का तो वो पहले से भी पाता। किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा, हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजबत करते हैं। मंजूर ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर।
नीतीश कुमार आपको अपॉलॉजी मांगनी होगी। आप महिलाओं के हितैषी माने जाते हैं। आप अब आज जो है उन लंपटों के गुरु बने हुए हैं जो रास्ते चलते हुए महिलाओं के दुपट्टे नकाब खींचते फिरते हैं। नीतीश कुमार ने इसको हिजाब उतारा है सरेआम, तो हम आप इसके साथ है। ये जो हिजाब है ये हमारी इस्लाम की शान है, ये हमारी पहचान है। बीजेपी और जेडीयू को भी समझ नहीं आया कि मामले को संभाले कैसे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किसको किया? नीतीश कुमार जी को किया। और नीतीश कुमार जी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी किया जाना यह बिल्कुल बेमानी है। वैसे लोगों को मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, अरे नीतीश कुमार जी को तो मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार मिला है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज हुआ है। डॉक्टर नुसरत ने पटना में आज नौकरी ज्वाइन नहीं की, लेकिन नुसरत को पड़ोसी राज्य झारखंड ने बड़ा ऑफर दे दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। नुसरत अगर झारखंड में नौकरी करती है तो उन्हें 3 लाख रुपए वेतन और मनचाही पोस्टिंग का लाभ दिया जाएगा। उन्हें सरकारी फ्लैग और सुरक्षा भी दी जाएगी। बिहार की सियासत में गरमाए इस विवाद की शुरुआत सोमवार को हुई थी, जब पटना में नीतीश कुमार अपने मंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उस दौरान नीतीश ने महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींच दिया, जिसके बाद सियासी पारा गरमा गया था। उसी वक्त से नुसरत न कैमरे पर आ रही थी और न ही किसी से बात कर रही थी। ज्वाइनिंग को लेकर भी आखिरी सेकंड तक सस्पेंस बना रहा, जिसको लेकर विपक्ष भी नीतीश सरकार पर सवाल दागता रहा। भाई अगर बीमार है तो ये इस तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए उनको। दूसरी बात ये है कि जो अब तक उनको खेद व्यक्त कर देना चाहिए था और अब तक उनको सफाई दे देनी चाहिए थी। मेरी बहन नुसरत परवीन से मेरी गुजारिश है कि वो बिहार सरकार में जो उनका चयन हुआ है उन्हें जल्द से जल्द अपनी नौकरी को ज्वाइन करना चाहिए और जितनी भी ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको समाप्त करना चाहिए। देखिए, नुसरत परवीन पढ़ी लिखी बहन है और मुझे पूरा उम्मीद है और हम सब पूरे बिहार के लोग गुजारिश कर रहे हैं कि आप आइए और आकर के आप ज्वाइन कीजिए। आप पढ़ी लिखी हैं, आपका चयन हुआ है। दानिश इकबाल तो यहाँ तक कह रही हैं कि सरकारी नौकरियों में हिजाब पर बैन लगना चाहिए। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि काले कपड़े पहनकर पूरे चेहरे को ढक लीजिए, लेकिन क्या ये संभव है? इस पर कानून क्या कहता है, समझिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25(1) में कहा गया है कि हर किसी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसके हिसाब से कपड़े पहनने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। किसी भी सरकारी संस्थान में हिजाब को लेकर ऐसा कोई भी नियम नहीं है। सभी धर्मों के लोग अपनी परंपरा के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। बिहार में डॉक्टर नुसरत की ज्वाइनिंग की तारीख और समय दोनों निकल गए हैं। अब सवाल है कि डॉक्टर नुसरत परवीन का अगला कदम क्या होगा। और देखिए, जी राम जी बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन कांग्रेस अब इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने की तैयारी कर रही है। सोनिया गांधी ने 3 मिनट 43 सेकंड का वीडियो संदेश जारी कर नई रोजगार योजना को काला कानून बताकर सड़क तक लड़ाई ले जाने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो देखिए, इस मामले को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी सोनिया गांधी ने बात की और उन्होंने बताया कि योजनाओं के नाम को लेकर गांधी परिवार को कैसे कटघरे में खड़ा किया गया है। जवाहर रोजगार योजना तो कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, यूपीए की सरकार ने।
फिर जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल के नरेगा कर दिया। फिर नरेगा से जब ध्यान में आया कि नहीं ये 2009 आ रहा है तो महात्मा गांधी जी के नाम का कुछ लाभ मिल सकता है चुनाव में, तो आपने महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया। जवाहरलाल जी के, श्रीदेव नेहरू जी के नाम पर जो योजना थी उसका नाम आपने बदल के नरेगा किया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? कोई नई योजना आती है तो उसका नया स्वरूप भी होता है, नया नाम भी होता है, लेकिन इस नाम में बापू के आदर्श समाहित है। और आइए आपको दिखा देते हैं तस्वीरें हम मौसम से जुड़ी हुई। देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर लगातार जारी है और अगर हम बात करें लखनऊ, कानपुर, आगरा की, तो यहां पर कोहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि कई स्थानों पर आज कोहरे से राहत जरूर देखने को मिली, लेकिन आईएमडी के अनुसार ये जो राहत है वो आगे मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रयागराज, वाराणसी, बरेली में भी घना कोहरा छाया हुआ है। गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर में कोहरे की सफेद चादर है, तो वहीं रायबरेली, सीतापुर, हरदोई में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी आप देखिए धीरे धीरे का ठंड का सितम जैसे जैसे बढ़ रहा है। AQI भी खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर वासियों का सांस लेना अब मुश्किल हो चला है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आईएमडी की तरफ से बर्फबारी का अनुमान है।